हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सरल पाठशाला। मैं दीपिका सरसोनिया। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से व्याकरण के अध्याय एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ये जो अध्याय है, इस अध्याय को अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पिछली कक्षा में ही तो पढ़ा था, कुछ नया पढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब परीक्षा होती है, परीक्षा के उपरांत क्या होता है, उन्हें अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि यही वह अध्याय है जो व्याकरण का बेस होता है, आधार होता है। जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हो, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, जब जाके तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचोगे। ऐसे अगर आप चाहते हो हिंदी व्याकरण का आपको पूरा ज्ञान हो, तो आपको शुरुआत पहले चैप्टर से ही करनी पड़ेगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब जाके आप हिंदी व्याकरण के शुद्ध रूप को समझ पाएंगे। तो हर किसी चीज़ का एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स के सम्स करते हैं, उनको भी हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनका प्रयोग करके आप उन सवालों का हल करते हो और वो ठीक भी होते हैं। यदि वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो आपने सवाल ठीक से नहीं किया, आपने फॉर्मूले ठीक से नहीं याद किए। उसी प्रकार हिंदी में भी व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करके ही हम व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान कर पाते हैं। तो आज हम व्याकरण का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा हम डेली रूटीन में उसका प्रयोग करते हैं। भाषा हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। भाषा कहते किसे हैं? देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से हम अपने, मनुष्य का क्या है, स्वभाव रहा है शुरू से ही, वो जो जैसा भी महसूस करता है वो सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहता है। बताने के लिए वो कोई भी माध्यम का उपयोग कर सकता है, या तो बोलकर या लिखकर। ये उसकी प्रवृत्ति रही है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। सोच के देखिए, जब भाषा नहीं थी, भाषा का कोई रूप नहीं था, भाषा नहीं थी, तो उस समय मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान कैसे करता होगा? सोचिए। संकेतों द्वारा? जी बिल्कुल। तो उस समय मनुष्य अपने मन के भावों को और सामने वाले व्यक्ति के भावों को संकेतों द्वारा समझता था। कैसे? जैसे मान लीजिए वो खुश है तो वो हंसकर बताता था, वो दुखी है तो वो उदास मुंह कर लेता था, भूख लगी है तो पेट पर हाथ रखकर बता देता था, सोना है तो इस तरीके से बता देता था। पर सोचिए, क्या वो सारी बातें, पूरा दिन उसके साथ जो भी हुआ, हर एक बात को वो संकेतों के माध्यम से बता सकता है? नहीं। पहले समझिए, संकेत भाषा कहते किसे हैं? संकेत भाषा को हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। संकेतों द्वारा बातचीत करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आज भी कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन से वो व्यक्ति? मूक बधिर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी आपने देखा होगा, यातायात के नियम तोड़ रहे हो या फिर आप जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस ने आपको इशारे में कहा हो रुक जाओ, तो आज भी कुछ लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पर धीरे धीरे सांकेतिक भाषा ने अपना रूप बदला। लोगों को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसको व्यक्ति एज इट इज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सके। क्या होता था? संकेतों द्वारा व्यक्ति समझाना कुछ चाहता था, पहुंच कुछ जाता था। इतना टाइम लगाने के बाद भी वो समझाता था, पर जैसा वो समझाना चाह रहा है वैसी की वैसी बात उस तक नहीं पहुंचती थी। फिर भाषा का एक रूप और सामने आया, जिसको हमने मौखिक भाषा कहा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? समझिए, भाषा के जिस रूप से मन के
भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे बातचीत करना, भाषण बोलना, समाचार सुनना, गाने सुनना आदि, ये सभी मौखिक भाषा कहलाती हैं। मौखिक भाषा का रूप अस्थाई होता है। अस्थाई किसे कहते हैं? अस्थाई का मतलब होता है जो अपना रूप बदलता रहता है। मतलब आपने अभी कुछ बोला है, दूसरे समय जो बोला है, सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाके वही बात बता रहा है, पर एज इट इज़ वही वर्ड नहीं होंगे, शब्दों का चयन दूसरा हो सकता है, उसे हम अस्थाई भाषा कहते हैं। यही कारण था कि भाषा के एक और रूप की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्यों? क्योंकि लोग अपनी बातों से मुकरने लगे थे, वो जो बात बोलते थे उससे मुकर जाते थे, इससे लोगों को नुकसान होने लगा। तो एक और भाषा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसका रूप स्थायी हो, जिसका लिखित रूप हो। तो उसके बाद मौखिक भाषा के बाद एक नई भाषा का रूप सामने आया जिसको हमने लिखित भाषा नाम से पहचाना, लिखित भाषा का नाम दिया। देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, या वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में देखिए उदाहरण, जैसे गणित के सवालों को हल करना, पत्र लिखना, कविता या कहानी लिखना या पढ़ना। इसका रूप स्थायी होता है। स्थायी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इसका जो रूप स्थायी है मतलब जो अपना स्थान नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए आज आपने कक्षा में कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं, आप जब घर जाकर उस कॉपी को खोलोगे, उस पुस्तिका को खोलोगे, तो उसका रूप नहीं बदलेगा। कोई चैप्टर आपने अभी पढ़ा है, अगले दिन पढ़ोगे, 10 दिन बाद पढ़ोगे, 15 दिन बाद पढ़ोगे, उसका रूप नहीं बदलेगा। इसे हम स्थायी कहते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं भाषा के दो रूप हैं। हिंदी व्याकरण में भी इन्हीं दो रूपों को मान्यता मिली है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब तक हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा कहते हैं, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा में हम अपने भावों को बोलकर और सुनकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? कोई एक ऐसी भाषा, राष्ट्र संधि करके समझते हैं, राष्ट्र मतलब नेशन और भाषा लैंग्वेज। तो राष्ट्र की भाषा एक ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र के लोगों को जोड़े रखती है। मतलब किसी भी राज्य में चले जाइए तो उस राज्य में उस भाषा को जानने वाला कोई ना कोई होगा। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उस भाषा को जानने वाला कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होगा, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा समझेंगे। वह भाषा जो देश के विभिन्न भागों के निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करे, संपर्क मतलब कांटेक्ट स्थापित करे, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए, इसको बोलने और समझने वाले व्यक्ति जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। अगला टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? आपने दोनों सुना होगा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। इन दोनों में अंतर है। अंतर समझिए। राष्ट्रभाषा जिसको जानने वाले पूरे भारत में अधिकतर व्यक्ति होंगे। राजभाषा ये बिल्कुल अलग है इससे। राजभाषा का अर्थ होता है एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। किसी राष्ट्र में एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। समझिए इसकी परिभाषा। किसी देश के सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। इसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ये भी पता होना चाहिए आपको।
भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। हमारे संविधान में ऐसी अन्य भाषाएं हैं जिनको हमने मान्यता दी है, जिनकी संख्या कुल 22 है। कुछ नाम देखते हैं उनके। पहली जैसे बांग्ला, मलयालम, मणिपुर, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत इत्यादि। ये कुल मिला के 22 है। आज समझते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा ये समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, राजभाषा, सरकारी भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। इसको मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। याद रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बहुत से बच्चों को पता नहीं है ये बात। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। तो आज हमने पढ़ा व्याकरण का पहला भाग, पहले पाठ जिसका नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। उसमें हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। ये हुआ पार्ट 1। इसी चैप्टर का हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बोली, लिपि और व्याकरण। वो पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। यदि आप चाहते हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।